हाय लिसनर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे प्रोग्राम एसबीआई फंड गुरु में। आज हमारे साथ एसबीआई फंड गुरु विकास बत्रा जी हैं। विकास जी स्टॉक मार्ट में पार्टनर हैं और उसके साथ साथ विकास जी सीएफपी भी हैं, यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर एंड हेलो टू ऑल द फ्रेंड्स आउट देयर। विकास जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आप कैसे इस फील्ड में आए और कब से हैं। बेसिकली पहले मैं अपनी जब एमबीए फाइनेंस कंप्लीट करके आया था तो हमने अपना एक शुरू काम किया था शेर खान की फ्रेंचाइजी की तरह, बट कुछ समय के बाद हमने वो बंद करके फिर हम जॉब्स में आ गए थे। मैं वे2 वेल्थ के पास जॉब करी थी कुछ समय के लिए और वहां पे मैंने सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखा था। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ही शुरू कर रहा पार्टनरशिप के साथ म्यूचुअल फंड्स का काम शुरू कर लिया। बिकॉज म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और उसमें सारा कुछ कवर होता है। विकास जी, हम बातचीत शुरू करते हैं उससे सबसे पहले मैं आपसे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग की हुई, आपने बीई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपने बताया आपको शुरू से ही बहुत यंग एज से ही सेविंग का में इंटरेस्ट था। अब आप खुद भी इस फील्ड में हैं और आपको बचपन से भी यंग एज से सेविंग का था, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो यंगर जनरेशन है, यंग एज में सेविंग स्टार्ट करने का क्या फायदा रहता है? सबसे बड़ी चीज है जो अगर यंग एज में जो पैसा सेव करेगा ना, मैं एक एग्जाम्पल देख रहा था, अगर कोई 30 साल के लिए 1000 रुपया पर मंथ सेव करता है, उसका बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30-35 लाख बन जाएगा। 1000 रुपया पर मंथ सेव करके 30 साल के लिए 35 लाख बन जाता है। अगर वही आदमी 10 साल बाद शुरू करता है तो उसका 19 लाख बनता है। अब जितना डिले करते जाएंगे अपनी सारे गोल्स के लिए पैसा सेव करना, तो उतना डिले होता जाएगा हमारा पैसा, जो अमाउंट कम होता जाएगा और जो गोल है गोल हमसे दूर होता जाएगा। अगर हमने अपने गोल पे पहुंचना है, अज्यूम करते हैं हमने यहां से हम दिल्ली से जाते हैं, हम चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, हमें यहां से 5 घंटे लगने हैं। अगर हम जितना डिले करेंगे उतना ही डिले होता जाएगा हमारा। अगर लाइफ में देखा जाए तो लिमिटेड टाइम में तो हमें उस जगह पहुंचना जरूरी है। अगर आज हम बच्चे हैं, कल को हम शादी होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करने जरूरी है। हमने घर लेना है, घर प्री डिफाइंड टाइम पे लेना जरूरी है ताकि हम ईएमआई कम से कम दे सकें और अपने रिटायरमेंट से पहले अपना घर भी खरीद सकें, अपनी गाड़ी लेनी है, सारी चीजों के लिए, हर चीज के लिए पैसा इकट्ठा करना जरूरी है। सो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि पैसा सेव करना शुरू कर दें। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है उनके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे 50-60 हजार का मोबाइल लेना है, अगर वो जाके इसके लिए सेविंग करना शुरू कर देता है, 2 साल बाद जाके उसका 24,000 का, अगर 2-2 हजार पर मंथ सेव करेगा तो 48,000 और ग्रो करके 50-60 हजार के आसपास पहुंच गया ना, 2 साल बाद वही मोबाइल लेगा और उसके लिए कोई ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी, फ्री में उसका मोबाइल भी इकट्ठा हो गया और 2,000 रुपए मंथ सेव करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सेविंग जितनी अर्ली एज में स्टार्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली उतना ही स्मूथ बना पाएंगे लॉन्ग रन में। बिल्कुल, वही तो सबसे बड़ी चीज है। जितना जल्दी हम उसके लिए तैयार हो जाए कि हमने सेविंग करनी है। सेविंग आप ये लेके चलिए कि आज जैसे हम खर्चा करते हैं, अगर हम ये लेके चले कि हमने सेविंग भी एक हमारा पार्ट है जो हमसे खर्चा करना ही पड़ रहा है। अगर हम रेंट पे कहीं पे रह रहे हैं तो रेंट देना पड़ेगा ना। अगर हम ये लेके चले कि हमने ये वाला पैसा खर्चा हो गया हमारा, उसको ये ना सेविंग ना काउंट करो, उसको करो कि एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस की तरह काउंट करेंगे तो अलग से पड़ा रहेगा हमारा और सेव होता रहेगा पैसा। जैसे अब आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग मिलते होंगे, यंगर जनरेशन भी होती होगी, आप उन लोगों से जब बात करते हैं तो आपको जनरली क्या फीलिंग लगती है उनकी टुवर्ड्स सेविंग? एक्चुअल में उनको ना किसी ने ठीक तरह से गाइडेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। बिकॉज कई लोग सेव करते हैं बट सेविंग का इंस्ट्रूमेंट उनका ठीक नहीं होता। कई बार जैसे कई बार कई कर रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट में सेव कर रहे हैं, कई पीपीएफ में सेव कर रहे हैं, उनको चाहिए पैसा। अब उनकी रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे पास आती जा रही है, जैसे उनको घर लेना है, गाड़ी लेनी है। अब एफडी में सेव करोगे तो एफडी में आपका क्या करे, एफडी आपको रिटर्न देगा जितनी इन्फ्लेशन है, मार्केट में जितनी इन्फ्लेशन होती है उतना ही रिटर्न आता है एफडी में। बट अब धीरे धीरे आप देखिए जो इन्फ्लेशन का रेट कम होता जा रहा है इंडिया में, तो इन्फ्लेशन का रेट कम होने से क्या हो रहा है, एफडी का रेट भी कम होता जा रहा है। सो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट चूज करना जरूरी है और डिपेंड करता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो उसके लिए तो एफडी बहुत अच्छी चीज है। अगर 1-2 साल का गोल है तो उसके लिए तो एफडी बहुत अच्छी चीज है। अगर लॉन्ग टर्म गोल के लिए सेविंग करनी है तो उसके लिए एफडी ठीक नहीं रहेगी। और कई बच्चों का तो ये रहता है कि उन्होंने सेविंग नहीं करनी। तो विकास जी, आपको क्या लगता है कि ये भी ठीक, जैसे पेरेंट्स बच्चों को अलग अलग चीजों पे गाइडेंस देते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्या कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको सेविंग्स के बारे में भी समझाएं, एटलीस्ट सेव करने के बारे में सिखाएं? बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स उनको सही गाइडेंस शुरू से देते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा कि बच्चे धीरे धीरे सेव करना सीख जाएंगे। मैं कई अपने कस्टमर्स के पास जाता हूं तो उनके पास क्या होता है, उनके अपने बच्चों को बुला लेते हैं, वो अपने बच्चों को बुला के साथ में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि सुनो इसके बारे में। तो बच्चों से मिलके बड़ा मजा आता है, वो सीखना चाहते हैं।
जैसे आपसे कुछ समय पहले थे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया था कि खाली स्लेट की तरह होते हैं बच्चे सारे, उन पे लिखना जरूरी है। अगर उनमें सही चीज लिखी गई तो बहुत अच्छा रहेगा, और उनको अगर कोई सही गाइडेंस मिल जाएगी बच्चों को सही समय पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। सही सेविंग कर सकेंगे, सही सेविंग कर सकेंगे तो अपना पैसा बना सकेंगे, और वो पैसा उन्हीं के काम आना है, किसी और के काम नहीं आना, उन्हीं के लिए। वो जब चाहे कभी भी यूज कर सकते हैं उस पैसे को। अब मान लीजिए जनरली जो आपसे यंगर जनरेशन के लोग मिलते होंगे, जो आपके क्लाइंट्स होते होंगे, उनके जनरली क्या किस तरह के गोल्स रहते हैं? मैं जस्ट समझना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यंगर जनरेशन का कनेक्ट, अब रिक्वायरमेंट डिफरेंट तरीके की है। तो आप लोग क्योंकि सभी तरह के लोगों से मिलते हो, स्पेशली यंगर जनरेशन से जो आप लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनके किस तरह के गोल्स होते हैं, क्या वो सोचते हैं? जो सबसे पहले जो जॉब में आते हैं ना, 24-25 साल के जो बच्चे होंगे, उनका सबसे पहला होता है बड़ा मोबाइल लेना, गाड़ी लेना। घर का तो आता है जो 30 साल के ऊपर आना शुरू कर जाता है, तब जाके उनका गोल आना शुरू हो जाता है कि मैंने घर लेना है, या बड़ी गाड़ी लेनी है, या फिर घूमने के लिए मैंने इस जगह जाना है। तो उनके गोल्स अलग अलग तरह के हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट भी अलग अलग तरह की है। जो बच्चा है जो आज 24-25 साल का जो जॉब करनी शुरू कर दिया, उसको सबसे पहले होता है कि मैंने या तो गाड़ी लेनी है, अगर गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लेनी है। उसके लिए हमें उसके लिए अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है कि कितने समय का उसका सेविंग जरूरी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसके लिए ठीक रहेगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर उसको इंस्ट्रूमेंट ठीक मिल गया तो उसकी सेविंग अच्छी होती रहेगी, और उसको विश्वास रहेगा कि ठीक रहेगा। तो अभी मतलब अगर मैं कहूं कि जो आप यंगर जनरेशन से जो इंटरेक्ट करते हैं, उनके मेन गोल्स होते हैं गाड़ी लेनी है, फॉरेन ट्रिप्स लेने हैं, मोबाइल है, और क्या कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस एज में भी रिटायरमेंट को लेके कुछ सोच होती है? बिकॉज ये भी एक फैक्ट है जो हर किसी के साथ होना है। बिल्कुल, पर बच्चों के बारे में बहुत कम होता है। 1 से 2% लोग हैं जो ये बात करते हो कि मुझे रिटायरमेंट के लिए भी सेव करना है, क्योंकि उस समय कहते हैं हमने अभी तो जॉब शुरू किया, तो हम रिटायरमेंट के बारे में अभी क्यों सोचे। तो हमें उनको एग्जाम्पल दिखाना पड़ता है कि अगर आप इस समय अगर आपने छोटा छोटा पैसा सेव कर लिया ना, हमें कई एग्जाम मिलते हैं तो कहते हैं मैंने 10,000 सेव करना है, हम 10,000 से कहेंगे 2,000 अलग से रख लो रिटायरमेंट के लिए। आपका 5,000 हो गया जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए हो गया, बाकी 3,000 रुपया आपकी अलग गोल के लिए। हम उसको पूरा उसके अकॉर्डिंगली समझाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे कहते हैं हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो क्योंकि 2,000 जो अलग होगा वो अलग से पैसा पड़ा रहेगा, जो धीरे धीरे पैसा बन के काफी बनना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं उसको। तो इस तरह से जो मतलब बच्चे, अब कुछ आपके पास मिडिल एज के भी लोग होंगे, मतलब एक तो हम बात कर रहे हैं यंगर जनरेशन जो 24-25 साल में जिन्होंने जॉब स्टार्ट की, अब उसके पास जो 30-32 साल के जो लोग आ जाते हैं, उनके किस तरह के डिफरेंट गोल्स होते हैं, और वो गोल्स किस तरह से म्यूचुअल फंड की ओवरऑल किटी में फिट बैठते हैं? देखिए सर, जो म्यूचुअल फंड्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर किसी कस्टमर को मिलते हैं, हम सबसे पहले उसका चीज समझते हैं वो कितने समय सेविंग्स कहाँ पे कर रहा है, सबसे पहली चीज आती है। उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि जब हम उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे, हम सबसे पहले उसको बोलेंगे इमरजेंसी फंड की। हमेशा हम कस्टमर के पास यही नहीं कि उसका इन्वेस्टमेंट कराना है। इमरजेंसी फंड में सबसे पहले जरूरी क्या है, उसका 6 महीने से 12 महीने का उसके पास कॉर्पस तैयार रहना चाहिए। कल को इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो। उसके बाद आता है उसको टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, उसके बाद उसका मेडिकल इंश्योरेंस, उसके बाद उसकी सेविंग्स करनी शुरू कर दी। जो बच्चा छोटा है उसके लिए भी इमरजेंसी फंड जरूरी है। उसको कई बार तो होता है कि उनके पास पेरेंट्स के पास होता है, तो हम उनको फिर भी बोलते हैं कि आप कुछ ना कुछ पैसा उस तरह से सेव करके रखो जी। जो मिडिल एज में आ जाता है उसके लिए, मिडिल एज वाले के लिए बहुत जरूरी है इमरजेंसी फंड, सबसे पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद सेविंग्स उनके लिए, सेविंग्स में उनके गोल आ जाते हैं, जैसे अपनी उन्होंने घर के लिए उनका बेसिक गोल उस समय आ जाता है, घर के लिए आ जाता है। रिटायरमेंट के लिए भी उनका धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा सेव करते हैं रिटायरमेंट के लिए, जो सबसे बड़ा गोल आता है रिटायरमेंट के लिए। क्योंकि इस एज में भी अगर उन्होंने शुरू नहीं किया तो धीरे धीरे बहुत देर होती शुरू हो जाती है। और उसके लिए हम एसेट एलोकेशन पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं इस एज में आके, क्योंकि एसेट एलोकेशन उनके लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन, वो आज के डेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, ज्यादातर लोगों का पैसा डेट में जाता है। पीपीएफ देख लो, फिक्स्ड डिपॉजिट देख लो, और कोई और इंस्ट्रूमेंट, पोस्ट ऑफिस इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, सारे के सारे आपके फिक्स्ड डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट कितना आता है, जितनी इन्फ्लेशन होती है। अब लेस टैक्सेस करके देखोगे तो कुछ भी नहीं उनके हाथ में बच रहा, तो पैसा तो ग्रो ही नहीं कर रहा है ना वहां पे। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड्स, एक अकेला म्यूचुअल फंड इक्विटी में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा ना, म्यूचुअल फंड में इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है। तो हम उसके लिए पूरा एसेट एलोकेशन देखते हैं। एक रूल आता है, एज रूल कहते हैं, जिसमें 100 माइनस एज करते हैं, तो उतना पोर्शन इक्विटी में होना जरूरी है। जो जितना यंग होगा उतना पोर्शन इक्विटी का ज्यादा जरूरी है उसके लिए। जितनी ज्यादा एज होती जाएगी धीरे धीरे उसके इक्विटी एलोकेशन कम करते जाना चाहिए। बट सबसे बड़ी जो चीज है, उनको अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। अभी जैसे आपने विकास जी बोला एज के लिए, तो आपने बोला यंगर एज में ज्यादा इक्विटी होनी चाहिए,
और जैसे जैसे एज बढ़ती जाए इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए। सो ये क्या रीजन है, इसके पीछे क्या वजह, सोच क्या है इसके पीछे? सर इसके पीछे सबसे बड़ी सोच है कि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो रिटायरमेंट के पास आता जाएगा, उसको इक्विटी एलोकेशन तो रिटायरमेंट के बाद भी चाहिए, बट सबसे बड़ी चीज है कि उसका रिस्क बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है उसका रिस्क बढ़ता जा रहा है। सो इक्विटी बीइंग अ रिस्की एसेट क्लास, उसको रिस्क तो कम करना ही है ना धीरे धीरे इक्विटी का। इक्विटी में अगर एक्चुअल में मार्केट में देखा जाए इक्विटी वॉलेटाइल होती है, बट इक्विटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा रिटर्न देती है। अगर हम 15-20 सालों का रिटर्न देखें तो इक्विटी ने 15% से ऊपर रिटर्न दिया है पिछले 15 सालों में, और जबकि डेट ने वही जितना इन्फ्लेशन 7-8% रही है तो उतना ही रिटर्न दिया है। तो इसके लिए इक्विटी रिस्की तो बहुत है, तो इसीलिए जितना कम करते जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है उसका इक्विटी एलोकेशन कम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी जितनी एज बढ़ती जाएगी उसका, एक तो एज बढ़ रही है उसके कारण हमें इक्विटी एलोकेशन कम करना चाहिए। और दीज आर नॉट फिक्स्ड रूल्स, ये हर किसी के लिए अलग होगा। कोई लेट्स से जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, लेट्स से 30-35 ईयर्स एज, उसको इक्विटी एलोकेशन हमें कम रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलअप नहीं होती, कई किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, लेट्स से 85-90 ईयर्स ओल्ड, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके ऊपर, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि इक्विटी एलोकेशन अच्छा रहे, क्योंकि उसने पास ऑन करना है अपना सारा पैसा। मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल के हिसाब से उसका सेट एलोकेशन उसी तरह से उसकी जरूरत समझने के बाद ही आप लोग डिसाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखा जाए तो जो यंग होगा उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, पर हर किसी उस किस ब्रैकेट में फील करता है, उसकी थिंकिंग कैसी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी थिंकिंग कैसी है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। मैं एक अलग से एग्जांपल बताता हूँ इसमें। मैं एक कस्टमर से मिला था पीछे कुछ समय पहले, उससे बात करता हूँ तो मुझे हमेशा कहता कि जब जाऊँ उसके पास पैसा लगा दो जी, लगा दो इक्विटी में, लगा दो सारा इक्विटी में लगा दो। पर जब मैं उसको बताऊं कि मार्केट इतना नीचे चली जाती है, एग्रेसिव आज की डेट में अगर देखा जाए कुछ समय पीछे अगर एग्रेसिव फंड बहुत ज्यादा परफॉर्म करेगा कहेंगे सारा पैसा एग्रेसिव में डाल दो, बट आपको पीछे वाला रिटर्न तो नहीं मिलना ना, आपको तो आगे रिटर्न मिलना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो। तो उस समय हमें देखना पड़ता है, उनको रोकना बहुत जरूरी था ऐसे कस्टमर्स को कि इक्विटी रिस्की बहुत है, तो उसके लिए हम उनको लार्ज कैप देंगे। लार्ज कैप में कहेगा पीछे रिटर्न नहीं आई, बट लार्ज कैप बहुत कंसिस्टेंट होता है, सेफ्टी होता है। मतलब इक्विटी में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो रिस्क किसी में कम होता है और किसी में ज्यादा, अलग अलग तरह के उसमें। अच्छा विकास जी, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि एज के साथ साथ थोड़ा सा उसमें रिड्यूस करता जाए, तो क्या ये जो लोग अपने गोल सेट करके सेविंग करना शुरू करते हैं, चाहे वो इक्विटी में करें, चाहे मेजरली मेरे ख्याल से इक्विटी में जो करते होंगे गोल सेट करके लॉन्ग टर्म, क्या उनके लिए भी ये जरूरी होता है कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, अपने गोल के नजदीक आते जाएं, अपनी स्ट्रेटेजी को कुछ वर्कआउट करें? सब बहुत जरूरी है। उसके लिए वो खुद एक्सपीरियंस्ड है, खुद अगर उन्होंने करा हुआ है तो खुद मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर को करें जो प्रोफेशनल हो, जो उनको अच्छी तरह गाइड कर सके। सबसे बड़ी चीज है सर, मार्केट के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हम क्या होता है मार्केट के बारे में, अगर आप पीछे किसी भी मार्केट को, बुल मार्केट को और बेयर मार्केट को स्टडी करोगे, जब बुल मार्केट में मार्केट ऊपर जा रही है हर कोई क्या करेगा कि इक्विटी में डाल दो डाल दो डाल दो, और जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है ना, लोग क्या करेंगे लोन लेके भी पैसा इक्विटी मार्केट में डालना शुरू कर, जबकि करना क्या चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। हमने जितना मार्केट ऊपर जा रही है उतना इक्विटी एलोकेशन, एक्चुअल में हर किसी को अपनी इक्विटी एलोकेशन कम कर देना चाहिए। इसीलिए एसेट एलोकेशन बीच में आ जाती है। एसेट एलोकेशन क्या करती है, आपको जितना इक्विटी पोर्शन बढ़ जाएगा, अगर आज 50% है और 50% आपका डेट है, कल को इक्विटी एलोकेशन अगर 60% हो गया, डेट 40% हो गया, तो आपको रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। रीबैलेंस से क्या होगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर मार्केट ऊपर है तो आपका उस समय क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो कोई नहीं करता, जो सबसे जरूरी है हर किसी के लिए। अच्छा विकास जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि हमें रिस्क रिड्यूस करना चाहिए, तो मैं एक बात समझना चाहता हूं, जो यंग एज में जिन लोगों ने इन्वेस्ट शुरू करते हैं, जब उनके गोल नजदीक आने लग जाते हैं, तो उनको क्यों इक्विटी से करके डेट में शिफ्ट करने की आप सोचते हैं, या क्यों उनको जाना चाहिए डेट में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एज रूल तो हमेशा स्पेसिफाई कर रहता है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अज्यूम करते हैं एक बच्चा है जिसने आज 24 साल में पैसे सेव करने शुरू कर दिए, उसका 5 साल बाद उसने गाड़ी लेनी है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 3 साल बाद मार्केट होगी पीक पे, उसको चाहिए थे 10 लाख चाहिए थे गाड़ी के लिए, उसका 10 की जगह 11 लाख बन गया और मार्केट पीक पे है, या अज्यूमिंग उसका 9 लाख बन चुका है, अगले 2 साल में वो 10 लाख आराम से बन जाएगा। अब 9 लाख बन गया उसका, अगले 2 साल में 10 लाख आराम से बन जाएगा अगर वो डेट में भी बैठे तो उसको इक्विटी में बैठने की जरूरत ही नहीं है ना इस समय। तो उस समय अपना पैसा उठा के डेट में डाल देना चाहिए, डेट में डाल के वो 9 लाख का अपने आप ही 10 लाख बन जाएगा, जो आराम से निकाल सकता है। एक अलग से एग्जांपल से मैं बताता हूँ। अज्यूम करते हैं कोई है जिसने अपना सेविंग कर रहा था, सिप के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहा था अपनी बेटी की शादी के लिए, उसको उस समय 50 लाख चाहिए था। अब बेटी की शादी है 2 साल बाद, उसका 45 लाख बन चुका है।
अब 45 लाख बन चुका है तो क्या करना चाहिए, उसको उठा के आराम से डेट में डाल दो। जब शादी होगी आराम से डेट का पैसा उसको 8-9% जो रिटर्न देगा, फिक्स डिपॉजिट की रिटर्न है, वो पैसा आराम से डेट इक्वल 50 लाख पहुंच जाए। ये नहीं वेट करना चाहिए कि मार्केट अभी अच्छी बन रही है तो हम मार्केट में बैठे रहें, बिकॉज अगर मार्केट एक बार क्रैश कर दी, वो 45 का अगर 40 भी हो गया सर, अगले 2 साल 1.5-2 साल में आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। एज रूल अलग चीज है, ये अलग चीज है। मतलब एज रूल और गोल्स दोनों डिफरेंटली काम करते हैं, दोनों डिफरेंटली काम करते हैं, अलग तरह से स्ट्रेटेजी बना के उस पे चलते हैं। बिल्कुल, हमेशा स्ट्रैटेजी के लिए, इसलिए हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। इसमें हमेशा बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अज्यूम करते हैं हम यहां से चले, हमने चंडीगढ़ जाना है, अब हम अंबाला की जगह हम नरवाना पहुंच गए, एक अलग सी सिटी है जो हरियाणा में है, वो दूसरे रूट पे आ जाएगी। अगर हम उस साइड पहुंच गए तो हमारा जो गोल चंडीगढ़ पहुंचना था उससे तो बहुत दूर हो गया, तो हमें अपने आप को रीएलोकेशन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट्स को देखना, समझना उनकी क्या ग्रोथ है, और स्पेशली गोल्स के आसपास पहुंच के उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है सर। विकास जी, आखिरी में मैं आपसे चाहूंगा कि जो स्पेशली यंगर जनरेशन है उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? यंगर जनरेशन के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है सर, देखो लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा हो आपकी जॉब लगी है, पर सेविंग्स भी साथ साथ में जरूरी है। थोड़ा थोड़ा सेव करने के लिए शुरुआत कीजिए। ये नहीं होगा कि एकदम ही आप सेविंग करके आप बहुत दूर जाना है। अभी सेविंग के मामले में आपने बहुत दूर जाना है, पर वो जाने के लिए शुरुआत छोटे छोटे अमाउंट से करनी चाहिए। छोटा छोटा अमाउंट, मे बी 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, जितना भी आपको लगता है शुरुआत कीजिए। पहले शुरुआत करके जब लगेगा आगे बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए उसको। अपने आप कॉन्फिडेंस लगेगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल सही रास्ते पे, और गोल बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। एंड में मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने सेविंग्स सबसे पहले शुरू करी। उन्होंने सेविंग 30 साल में शुरू करी, धीरे धीरे सेविंग शुरू करके, जबकि हर कोई 60 साल पे रिटायर होता है, 50 साल पे पहुंच के अपना रिटायरमेंट के लिए राग से पैसा इकट्ठा हो गया था, तो रिटायर हो गए वो। नाउ थिंक ऑफ इट, एनीबडी कैन रिटायर अर्ली, एनीबडी कैन डू वंडर्स आउट देयर। एक यंगर जनरेशन एक चीज हमेशा लेके चलती है। अभी तक हम क्या करते हैं, इनकम हमारे पास सैलरी आई अकाउंट में, हमने उसमें से क्या खर्चा कर दिया, जो बच गया हमने वो सेव करना है। थोड़ा सा उल्टा लेके चलिए कि मैंने महीने का 5,000 10,000 सेव करना ही है, आंखें बंद करके। बाकी जितना बचेगा उस पर खर्चा चलाएंगे। देखो कोई खर्च करना चाहे 10,000 में भी घर चलता है, लाख रुपए में चलता है, 10 लाख रुपए में घर चलेगा। घर वैसे का वैसे ही चलना है जैसा चलना है, खर्चा उसी तरह होना है। तो जितना बचा लिया वो बच गया। मैं विकास जी, जो अभी आपसे बात हुई, मैं समराइज करने की कोशिश करता हूं उसको, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं। एक तो सबसे पहले हमारी बात हुई कि क्यों यंग जनरेशन के लिए सेविंग करना इंपॉर्टेंट है, क्यों अर्ली स्टेज में गोल सेट करें तो आगे उनको फायदा देगा। आपने पोर्टफोलियो के बारे में भी थोड़ा सा बताया, उसके अलावा आपने एसेट एलोकेशन पे जोर दिया। आपने ये भी बताया कि क्यों हम जब अपने गोल के नजदीक पहुंचते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट्स को देखना और समझना, सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, सो दैट कि जब हमारा गोल अचीव होने वाला हो तो उस टाइम पे हमें किसी तरह की कोई इमरजेंसी या प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। विकास जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास जी, मैं लिसनर्स आपको बताता हूँ, चंडीगढ़ से आए हैं हमारे यहाँ, इसलिए उन्होंने बीच में कई बार दिल्ली से चंडीगढ़ जाने की बात दी। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक्स। थैंक यू। A mutual fund investment is like sharing a car ride with people who are going to the same city as you are. The fund manager is like an expert driver. His task is to analyze the market, use his experience and drive you to your destination comfortably and conveniently. You might take several roads. Some are tough but shorter. Some are easy but longer. Which one to go for is a personal choice. Based upon your goal, you decide. Lump sum investment is like paying for the full ticket. As the journey begins, SIPs are like paying in parts of it, or a fixed period of time that you deem fit. Invest in this car ride. To your destination, it will guide. It's a lifelong journey that will partner you by your side. An investor awareness and education initiative by SBI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. To know more on mutual funds, subscribe to our YouTube channel.